नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मास्क विद्यापीठ के इस यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे एवं अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में जो है प्रकाश के चैप्टर को कवर करा रहा था, जिसमें मैंने आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन, उसके बाद गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण एवं उसके उपयोग, ये सबको पढ़ा दिया था। तो आज हम जो है गोलीय दर्पण से किस प्रकार कैसा प्रतिबिंब बनता है वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो गोलीय दर्पण में जैसा कि पता है जो आपको अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों आता है, तो मैं आपको दोनों के बारे में भी बताऊंगा। जो गोलीय एवं अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण से किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए देखते हैं जो मैं आपको पहले क्या पढ़ाऊंगा। तो हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? हमारा चल रहा है प्रकाश। तो मैं आप लोगों को भी पढ़ाऊंगा अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। किसके द्वारा? अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो अवतल दर्पण द्वारा किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है, वो किस प्रकार बनता है उससे पहले मैं आपको कुछ नियम बताना चाहूँगा। जो प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है वो नियम मुख्यतः 4 नियम हैं। अगर आप वो 4 नियम जान जाते हैं तो उसमें से कोई भी 2 नियम का आप यूज करके जो है किसी भी वस्तु को कहीं पर भी रख के उससे प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो वो 4 नियम जो है उसमें से पहला है, जो मान लीजिए अगर कोई एक दर्पण है, जैसे कि अब ये अवतल दर्पण है, तो ये जो नियम है ये अवतल एवं उत्तल दोनों दर्पण पे लागू होता है। तो मैं आपको अवतल दर्पण पे बता रहा हूँ। अवतल दर्पण में ये क्या होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया। जो ये होता है पी यानी कि पोल यानी कि ध्रुव, ये होता है आपका एफ, क्या होता है एफ फोकस, और ये आपका क्या होता है सी यानी कि वक्ता केंद्र। तो अगर कोई किरण यानी कि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, किसके समांतर आ रही है? मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष क्या है? ये सीधी रेखा जो है सी से लेके पी तक, वो क्या है आपका मुख्य अक्ष। तो कोई भी आपतित किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो परावर्तक सतह के परावर्तन के बाद वो फोकस से होकर गुजरेगी। किससे होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। तो पहला नियम क्या है? कोई भी आपतित किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगी? मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। इसमें दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम के लिए फिर से हम आपको एक चित्र के द्वारा बताते हैं। ये आपका अवतल दर्पण, जिसमें ये हो गया आपका पोल, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया आपका वक्ता केंद्र सी। तो अगर कोई भी आपतित किरण वक्ता केंद्र से होकर गुजरती है तो परावर्तन के बाद जो होगी वो वक्ता केंद्र से ही निकल जाएगी। यानी कि वक्ता केंद्र से होकर गुजरने वाला कोई भी प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद वक्ता केंद्र से ही गुजर जाती है। तो ये हो गया आपका 2 नियम। तो अगर बात किया जाए जो तीसरा नियम क्या है, तो तीसरा नियम के लिए मैं आपको फिर से अवतल दर्पण का चित्र बना के बताता हूँ। ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, ये हो गया आपका पी, ये हो गया आपका एफ, और ये हो गया सी। पी सी एफ ये सब क्या है ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। अगर आपको ये सब क्लियर नहीं है तो आप हमारा पिछला लेक्चर जो है प्रकाश का पार्ट 1 वो देख सकते हैं। तो तीसरे नियम में कहा जाता है कि अगर कोई आपतित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजर रहा है, किससे होकर गुजर रहा है? अगर कोई आपतित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजर रहा है तो परावर्तन के बाद यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। किसके समांतर हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अगर ये एफ से गुजरे, कोई भी आपतित किरण अगर एफ से गुजरता है तो परावर्तन के बाद किसके समांतर हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। और चौथा नियम क्या है? चौथा नियम है ये हो गया आपका अवतल दर्पण, फिर से ये हो गया आपका पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया आपका वक्ता केंद्र। तो आपतित किरण यानी कि ये जो किरण आ रहा है आपतित किरण द्वारा मुख्य फोकस के साथ बनाया गया कोण, किसके द्वारा? आपतित किरण द्वारा मुख्य फोकस बोल रहे हैं, ये ध्रुव के साथ बनाया गया कोण परावर्तित किरण द्वारा ध्रुव के साथ ही बनाया गया कोण, ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो आपतित किरण द्वारा ध्रुव के साथ बनाया गया कोण और परावर्तित किरण द्वारा ध्रुव के साथ बनाया गया कोण, ये दोनों कोण क्या होगा? बराबर होगा। तो ये कोण आई और ये कोण आर, तो आई कोण आर, ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा।
तो ये है आपका 4 नियम, जिसकी सहायता से मैं आपको बताऊंगा जो किसी भी दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है और किस प्रकार किसी भी वस्तु को प्रतिबिंब कहीं भी रख के उसका प्रतिबिंब कैसे निकाला जाता है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा एवं वस्तु का आकार कैसा हो, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनती है। अवतल दर्पण में जो है मुख्यतः 6 स्थान पे हम रख के यानी कि 6 स्थान पे रख के जो है उसका प्रतिबिंब निकालते हैं। तो वो 6 स्थान में आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक एक करके सबको निकाल के बताऊंगा। तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये हो गया आपका होल, ये हो गया आपका फोकस दूरी और ये हो गया आपका वक्ता केंद्र। सबसे पहले हम वस्तु को रखेंगे, वो रखेंगे अनंत पे। दूसरी बार में जो रखेंगे हम रखेंगे वक्ता केंद्र से परे यानी कि वक्ता केंद्र से पीछे। दूसरी स्थिति में हम वस्तु को यहाँ रखेंगे। तीसरी स्थिति में हम वस्तु को जो है वक्ता केंद्र पे रखेंगे। चौथी स्थिति में हम जो है वक्ता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे। पांचवी स्थिति में जो है हम वस्तु को फोकस पे ही रखेंगे और छठी स्थिति में ध्रुव एवं फोकस के बीच रखेंगे। ये 6 स्थिति में आपको बताऊंगा। जो इसमें जो है प्रतिबिंब, अगर वस्तु को हम सी से परे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पे रखते हैं तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी एवं एफ के बीच रख रहे हैं तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पे रख रहे हैं तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पी और एफ के बीच रख रहे हैं तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले मैं आपको चलिए बताता हूँ, जो अगर वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो इसमें पहला हो जाएगा वस्तु को अनंत पर रखने पर, अनंत पर रखने पर। तो चलिए सबसे पहले आप एक अवतल दर्पण बना लीजिए। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया अवतल दर्पण। ये क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका मुख्य अक्ष, ये हो गया आपका कोण यानी कि ध्रुव, ये हो गया आपका फोकस और ये हो गया आपका वक्ता केंद्र। तो हमको कहाँ पे रखना है वस्तु, अनंत पे। अनंत पे तो मान लीजिए वस्तु कहीं पे भी है और वहाँ से जो है प्रकाश आ रही है, वहाँ से जो है वस्तु से प्रकाश आ रही है। तो ये देख लीजिए आप, प्रकाश जो आ रही है वो मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है। मुख्य अक्ष के समांतर है तो कहाँ से निकलेगी, मैंने आपको पहले ही नियम में बताया, जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो कहाँ से निकलेगी, तो वो फोकस से होके निकलेगी। और ये भी जो है ये भी मुख्य अक्ष के समांतर ही आ रही है तो ये भी कहाँ से निकलेगी, ये भी मुख्य अक्ष से, फोकस से ही होके निकलेगी। तो वस्तु हम अनंत पे रख रहे हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, फोकस पे यानी कि एफ पर। और कहाँ है, दर्पण के आगे या दर्पण के पीछे, तो दर्पण के आगे एफ पर और दर्पण के आगे। और प्रतिबिंब का आकार कैसा है, प्रतिबिंब का आकार जो है वो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा या कह सकते हैं बिंदु आकार का, बिंदु आकार का। और वस्तु की प्रकृति कैसी है, सॉरी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, तो प्रकृति के बारे में बात किया जाए तो प्रतिबिंब जो है वो हो जाएगा वास्तविक, और जो है क्या है ये, उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। तो ये हो जाएगा जब हम प्रतिबिंब को अनंत पे रखेंगे तो हमारा वस्तु की स्थिति कहाँ, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, एफ पर होगी। एवं कहाँ, दर्पण के आगे एफ पर। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, वस्तु से छोटा या बिंदु के आकार का। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक एवं उल्टा। अवतल दर्पण में जो है सिर्फ एक स्थिति को छोड़ के हमेशा ही वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा, केवल एक स्थिति को छोड़ के, जब हम P एवं F के बीच में वस्तु को रखेंगे, केवल उस स्थिति में है जो प्रतिबिंब जो है आभासी एवं सीधा बनेगा। तो मैंने आपको पढ़ा दिया जो वस्तु को अनंत पर रखने पे कैसा होगा। तो उसके बाद चलिए मैं वस्तु को धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाता हूँ। जब C से परे हम वस्तु को रखेंगे, कहाँ रखेंगे,
सॉरी सी से परे, ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया सी। जब हम सी से परे रखेंगे, सी से परे वस्तु को रखेंगे, तो वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है, तो कहाँ से गुजरेगी, वो गुजर जाएगी आपको मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। एवं एक और हमको स्थिति लेना होगा, मैंने जो आपको 4 नियम बताया था उसमें से कोई एक और ले लीजिए। आप ले सकते हैं जो अगर वक्ता केंद्र से सीधा गुजार सकते हैं तो उसी स्थिति में लौट जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पे मुख्य फोकस से होकर प्रकाश गुजार के बताता हूँ। तो मान लीजिए जो यहाँ से एक प्रकाश आ रहा है जो मुख्य फोकस से होकर गुजर रहा है, मुख्य फोकस से होकर गुजर रहा है, तो परावर्तन के बाद कैसा हो जाता है, परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर होने के बाद देखिए प्रतिबिंब कहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, यहीं पे बनेगा। तो ये दोनों कहाँ पे बना, सी एवं एफ के बीच। अगर प्रतिबिंब को हम सी से परे रखते हैं तो हमारा वस्तु को हम सी से परे रख रहे हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी एवं एफ के बीच बन रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, सी एवं एफ के बीच और दर्पण के आगे, दर्पण के आगे। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, प्रतिबिंब का आकार जो होगा वो होगा वस्तु से छोटा एवं उल्टा है। ये देख लीजिए, वस्तु इधर है और प्रतिबिंब इधर बन रहा है। तो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। अब इसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति होगी वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। तो मैं जब आप वस्तु को जो है, वस्तु को सी से परे रखने पर, जब हम वस्तु को सी से परे रख रहे हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी एवं एफ के बीच। कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है। तो चलिए मैं आपको इसके बाद सी पे रख के बताता हूँ। जब आप वस्तु को वक्ता केंद्र पे रखिएगा तब आपका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो जब वस्तु को सी पर रखने पर, तो चलिए वस्तु को सी पे रख के प्रकाश गुजारते हैं। ये हो गया आपका, अभी मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, और ये हो गया आपका पी, ये हो गया आपका एफ, और ये हो गया आपका सी। तो अब हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, सी पे, यानी कि वक्ता परिवक्ता केंद्र पे। तो वस्तु से आती हुई आपतित किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है, वो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से होकर गुजरेगी। वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, सॉरी प्रकाश, और परावर्तन के बाद कहाँ से गुजर रही है, मुख्य अक्ष से। तो दूसरा प्रकाश को जो है मुख्य फोकस से होकर गुजार रहे हैं। तो इसको जब हम मुख्य फोकस से होकर गुजारेंगे तो ये परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो हमारा दोनों प्रकाश कहाँ पे आके मिल रहा है, दोनों प्रकाश यहाँ पे आके मिल रहा है। तो प्रतिबिंब भी हमारा कहाँ बनेगा, यहीं पे बनेगा। तो ये कहाँ है, सी के एकदम नीचे। तो बात किया जाए जो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, प्रतिबिंब की स्थिति सी पर एवं दर्पण के आगे, सी पर
और दर्पण के आगे। और बस प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? प्रतिबिंब का आकार आप देख रहे हैं जो वस्तु के आकार के बराबर ही होगा। तो आकार जो है वह बराबर होगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगी वह होगी वास्तविक एवं उल्टा। तो जब हम वस्तु को सी पे रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी पे ही बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु के साइज के बराबर एवं उल्टा। कैसा बनेगा? वस्तु के साइज के बराबर एवं उल्टा और सी पर ही बनेगा। तो इसके बाद हम जब वस्तु को सी से आगे और यानी कि सी एवं एफ के बीच रखते हैं, कहाँ? यहाँ पे रखेंगे सी एवं एफ के बीच, तब देखते हैं हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है। आपका मुख्य अक्ष, ये हो गया आपका फोकस और ये हो गया आपका वक्ता केंद्र। तो अभी तक तो ये तीनों शब्द से आप परिचित हो चुके होंगे। तो चलिए हम वस्तु को सी एवं एफ पर रखने पर, जब हम वस्तु को सी एवं एफ पर रख रहे हैं, सी एवं एफ के बीच, एफ के बीच रखने पर, तो हम वस्तु को यहाँ रख रहे हैं। तो वस्तु से आने वाली आपतित किरण परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगी? तो मुख्य अक्ष से होकर गुजरेगी। कहाँ से? मुख्य अक्ष से होकर गुजरेगी। और दूसरा हम कहाँ से गुजारेंगे एक प्रकाश को? मुख्य फोकस से होकर गुजारेंगे। मुख्य फोकस से होकर गुजारने पे जो है हमारा प्रकाश परावर्तन के बाद कैसा हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। मुख्य अक्ष के समांतर। तो अगर आप स्केल से बनाइएगा तो आपका एकदम एक्यूरेट आएगा। हमारा देखिए ये सी पे ही फिर से आ गया है, परंतु ये जो होगा सी से परे बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब यहाँ है तो प्रतिबिंब भी यहीं बनेगा। तो स्थिति के बारे में बात किया जाए, स्थिति कहाँ बनेगी? तो प्रतिबिंब सी से परे होगी और दर्पण के आगे, दर्पण के आगे। और आकार कैसा होगा? ये देखिए आकार वस्तु से बड़ा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगी वह वास्तविक एवं उल्टा। तो जब हम वस्तु को सी और एफ के बीच रखते हैं तब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तब हमारा प्रतिबिंब सी से परे बनता है। एवं प्रतिबिंब का साइज कैसा होता है? तो वस्तु के साइज से बड़ा होता है। एवं कैसा होता है? उल्टा। वस्तु के साइज के उल्टा है, वस्तु से उल्टा एवं वस्तु के साइज के से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसके बाद हम कहाँ सी के बाद हम कहाँ शिफ्ट करेंगे? हम एफ पे प्रतिबिंब को रख के बनाएंगे। तो चलिए एफ के बीच एफ पर प्रतिबिंब को रख के उसके बाद एफ पे वस्तु को रख के उसका प्रतिबिंब बनाते हैं। तो ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, ये हो गया आपका एफ, ये हो गया आपका सी। तो जब हम वस्तु को एफ पे रखेंगे, वस्तु को एफ पर रखने पर, वस्तु को हम एफ पे रख रहे हैं तो वस्तु से आने वाला आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से ही गुजर जाएगा। कहाँ से गुजर जाएगा? मुख्य फोकस से, यानी कि इससे होके गुजर जाएगा। तो अब हम कैसे गुजारेंगे? क्योंकि इससे पहले तो हम प्रकाश को जो है मुख्य फोकस से ही गुजार रहे थे, परंतु अब स्थित वस्तु ही कहाँ रखा गया है? मुख्य फोकस पे रखा गया। तो हम अब प्रकाश को कहाँ गुजारेंगे? तो हम प्रकाश को गुजारने के लिए चौथा जो नियम हमने बताया था आपका, ध्रुव के साथ बनाया गया कोण, आपतित किरण का ध्रुव के साथ बनाया गया कोण, परावर्तित किरण का ध्रुव के साथ बनाया गया कोण, दोनों बराबर होता है। तो ये चौथा नियम को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से ध्रुव के साथ जो है एक कोण बना रहा है, ये
आपतित किरण ये कोण बना रहा है, उतना ही कोण पे ये भी आएगी। तो ये जो कोण हो गया है ये कोण आर हो गया। तो देखिए हमारा जो है यहाँ पे ये समांतर किरण बन गया है। समांतर किरण क्या कहीं पे भी मिलती है? जी नहीं, नहीं मिलती है। तो जिस कारण से हमारा यहाँ जो है प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। परंतु कितना सर बताते हैं जो प्रतिबिंब आगे जाके जो है ये बड़ा हो जाएगा, बस बड़ा वस्तु के आकार के बड़ा एवं उल्टा। लेकिन एनसीईआरटी में जो लिखा गया है यहाँ पे प्रतिबिंब नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। तो हम एनसीईआरटी को ही बेस मानते हुए यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। अगर एग्जाम में आ जाए जो फोकस पे वस्तु रखा गया है तो प्रतिबिंब कहाँ ना बनेगा? तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पे। अगर एग्जाम में आए तो, अगर एग्जाम में लिखा गया है जो प्रतिबिंब नहीं मिलेगा तो आप इसी को टिक कीजिएगा। अगर वहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है और ऑप्शन दिया गया है जो वस्तु से बड़ा एवं अनंत पर, एवं अनंत पर, जब ये ऑप्शन नहीं मिलेगा उसके बाद आप इसको टिक कीजिएगा तो ये भी आपका सही होगा। लेकिन हम वरीयता किसको देंगे? प्रतिबिंब नहीं मिलेगी, क्योंकि एनसीईआरटी जो है उसमें लिखती है जो प्रतिबिंब हमें इस स्थिति में नहीं मिलती है। तो जब हम फोकस पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा? तो प्रतिबिंब इसमें नहीं मिलेगा। परंतु अगर एग्जाम में आ जाए तब हम क्या बोलेंगे? जो अनंत पे मिलेगी एवं वस्तु से बड़ा मिलेगी। तो वस्तु से बहुत बड़ा मिलेगी, बड़ा नहीं बहुत बड़ा, क्योंकि अनंत कहाँ पे जाके मिलेगा ये किसी को पता नहीं है। एज्यूम करके हम मिला सकते हैं। तो हमारा अब लास्ट पोजीशन बच गया, वो क्या है? एफ एवं पी के बीच। तो हम लास्ट पोजीशन को भी रख लेते हैं। लास्ट पोजीशन पे रखने के बाद उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। तो उत्तल दर्पण में दो ही स्थिति होती है, या तो अनंत पे या पी एवं यानी कि ध्रुव एवं अनंत के बीच। तो चलिए जब हम वस्तु को पी एवं एफ के बीच रखते हैं, पी एवं एफ के बीच रखने पर यहाँ से आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगी? मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। तो फिर हम वो इस चौथे नियम का उपयोग करेंगे, यानी कि आपतित किरण द्वारा मुख्य फोकस से बनाया हुआ कोण और परावर्तित किरण का मुख्य फोकस से बनाया हुआ कोण, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो देख लीजिए पिछले स्थिति में हमें क्या मिला था? हमें समांतर रेखा मिली थी, परंतु इस स्थिति में हमें समांतर रेखा नहीं मिलेगी। ये यहाँ से जो है प्रकाश, ये देखिए ये इधर जा रहा है और प्रकाश इधर जा रहा है। क्या कहीं मिलेगी? जी नहीं मिलेगी। तो इसको मिलाने के लिए हम पीछे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। कैसा लाइन ड्रॉ करेंगे? पीछे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके इसको मिलाएंगे। तो मान लीजिए ये वस्तु यहाँ पे जाके मिलेगी। कहाँ? इस बिंदु पे जाके। तो ये देखिए, तो इस स्थिति में जो है हमारा प्रतिबिंब कैसा हो गया? प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा एवं कहाँ है? दर्पण के पीछे। सीधा है या उल्टा? तो ये प्रतिबिंब सीधा है। तो हमारा स्थिति क्या हो जाएगा इसमें? स्थिति दर्पण के पीछे और प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे और प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रतिबिंब की प्रकृति यहाँ हो जाएगी आभासी। आभासी क्यों होगी? क्योंकि मैंने इसको क्योंकि यहाँ पे प्रकाश खुद व खुद नहीं मिल रही है, हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जिस कारण से यहाँ पे जो होगी एक आभासी प्रतिबिंब बनेगी। तो प्रतिबिंब कैसी होगी? आभासी एवं कैसा है? सीधा। आभासी एवं सीधा। तो मैंने आपको अवतल दर्पण से जो जितना भी प्रतिबिंब बनता है वो मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया। तो चलिए एक बार हम थोड़ा देख लेते हैं जो मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया है। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले हम एक बड़ा सा अवतल दर्पण बनाएंगे एवं उसमें सब स्थिति को देखते हुए आपको बताएंगे। तो
एक आपका अवतल दर्पण, और ये हो जाएगा आपका मुख्य फोकस। ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका F यानी कि फोकस, और ये हो गया आपका वक्ता केंद्र। तो जब हम वस्तु को अनंत पे रख रहे थे, यानी कि कहाँ रख रहे थे, वस्तु को अनंत पे, तो उसको एक मान लीजिए। वस्तु को जब हम अनंत पे रख रहे थे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, वस्तु को अनंत पे रखने पे हमारा प्रतिबिंब जो है ये फोकस पे बन रहा था। एवं कैसा था, तो प्रतिबिंब जो था छोटा था। और जब हम वस्तु को यहाँ पे रख रहे हैं, इसको दो मान लीजिए सी से परे, यहाँ पे आप वस्तु को रखिएगा, तब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, सी से परे रखने पर हमारा प्रतिबिंब यहाँ बन रहा था, सी एवं एफ के बीच। और जब हम वस्तु को सी पे ही रख रहे थे तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा था, प्रतिबिंब हमारा सी पे ही बन रहा था। और जब हम वस्तु को सी एवं एफ के बीच रख रहे थे, किसके बीच, सी एवं एफ के बीच रख रहे थे, तब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, सी एवं एफ के बीच रखने पर प्रतिबिंब हमारा सी से परे बन रहा था। और जब हम वस्तु को फोकस पे रख रहे थे, कहाँ रख रहे थे, फोकस पे, तब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, तो हमारा प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा था। और जब हम वस्तु को इस स्थिति यानी कि P एवं F के बीच रख रहे थे, तब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा था। तो ये दोनों प्रतिबिंब जो था, ये दोनों प्रतिबिंब था छोटा, वस्तु के आकार से क्या था, छोटा। ये यानी कि जब हम वस्तु को अनंत पे रख रहे थे और सी से परे रख रहे थे, तब कैसा था, वस्तु हमारा, तो प्रतिबिंब हमारा वस्तु के आकार के छोटा था। और जब हम वस्तु को सी पे रख रहे थे तब प्रतिबिंब हमारा कैसा था, बराबर था। और जब वस्तु को हम सी से आगे यानी कि सी एवं एफ के बीच जब हम एफ पे रख रहे थे, तब हमारा प्रतिबिंब कैसा था, बड़ा। सी से आगे रखने के, सी से आगे आप कहीं रखिए, आपका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा ही बनेगा। तो सी से स्थिति, सी से आगे रखने पर प्रतिबिंब बड़ा बन रहा था। जब हम एफ और पी के बीच रख रहे थे, तब हमारा प्रतिबिंब बड़ा एवं दर्पण के पीछे बन रहा था। कहाँ बन रहा था, दर्पण के पीछे। तो मैंने अवतल दर्पण के बारे में, अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। तो चलिए इसके बाद हम क्या देखेंगे, उत्तल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण से किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है।